हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार दिखा दो तो क्या लगा दिया ये। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलें आगे स्टार्ट करें। लास्ट क्लास तक जो समझाया था हमने पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आपको तैयार हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे अपन डालते हैं फंक्शंस पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग के कार्य। तो देखिए, मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला दूं कि लास्ट टाइम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें 3 टॉपिक थे। पहला यूपीएससी, दूसरा एसपीएससी और तीसरा जेएसपीएससी। ठीक है। तो मैंने तीनों का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है कि क्या संरचना है तीनों की, पूरा का पूरा सीन क्लियर कर दिया है। अब हमको ये देखना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के काम क्या होते हैं, कि लोक सेवा आयोग जो होता है ये क्या काम करता है। तो पहले इधर सुन लो, मैं इसके फंक्शंस आपको बताऊंगा, यूपीएससी के फंक्शंस आपको बताऊंगा। मतलब यूपीएससी जो कार्य करती है वो मैं सारे कार्य आपको समझाऊंगा और सारे काम लिखवाऊंगा। जो काम यूपीएससी करती है सेम टू सेम वही काम स्टेट लेवल पर एसपीएससी करता है। और वही काम अगर जेएसपीएससी अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए होगा, तो वही काम 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए वो काम एच जेएसपीएससी करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो हम केवल यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे और यूपीएससी के फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। बस फर्क इतना है कि यूपीएससी जो काम करती है वो देश के लिए करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करती है। और जीएसपीएससी और एसपीएससी जो काम करते हैं वो स्टेट उसमें करते हैं। बस सिर्फ इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। चले आगे। तो अब आप डालो हेडिंग फंक्शंस ऑफ ऑफ यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। के कार्य। तो एक लाइन लिख लो बस, मतलब एक छोटी सी लाइन लिख लो इंट्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आ जाए, लिखिएगा लिखिएगा। द यूपीएससी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। द यूपीएससी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। संघ लोक सेवा आयोग निम्न कार्य करता है। संघ लोक सेवा आयोग निम्न कार्य करता है। निम्न कार्य करता है। करता है। ठीक है। अब आ जाए इसमें पहला पहला फंक्शन। अब सुनना, पहला फंक्शन आप जानते होंगे सबके सब, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। यूपीएससी क्या करती है, सेंट्रल जो सर्विसेज होती हैं, सेंट्रल सर्विसेज केंद्रीय सेवाएं होती हैं वो, और ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो, और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए भर्ती निकालती है। अब आप कहोगे एग्जाम्पल, तो सुनो। सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम्पल में आता है जैसे आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सेंट्रल में आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। ठीक है। ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं आईएएस, अखिल भारतीय सेवा में आता है पहला आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ऐसे ही आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेन है, दोनों में फर्क है इसमें। ठीक है। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी की सर्विसेज होती हैं बहुत सारी, जैसे दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विस। ऐसे ही होता है दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऐसे ही होता है पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। ऐसे ही होता है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। तो क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्टेट में तो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है राज्यों के लिए, तो लेकिन यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं होता। तो केंद्र शासित प्रदेशों की भर्ती खुद यूपीएससी करती है। तो पहला काम समझ में आ गया। पहला काम यह है कि इन तीनों के लिए यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, मतलब भर्ती निकालती है। चलें आगे, चलें आगे। अब लिखें पहला फंक्शन, लिखिएगा। इट कंडक्ट्स इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन for appointment
for appointment to the all India services, to the all India services, services, comma, central services, central services, and public services, and public services of the centrally administered territories. यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, कॉमा, केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित प्रदेशों, और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है, परीक्षा आयोजित करती है। ये था इसका पहला काम। अब आ जाओ दूसरा, सेकंड। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, जरा सुनना। देखिए, मान लो सपोज करो, कहां गया मार्कर, मान लो दो राज्य हैं कोई, मान लो एक यूपी हो गया और एक बिहार हो गया, और इन दोनों में कोई एक समस्या चल रही है, और वो समस्या ऐसी है कि वो सॉल्व करना दोनों चाहते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मान लो कोई आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं और यूपी में भी हो रहे हैं, और ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि आईटी की कोई जॉब निकाली जाए इन दोनों राज्यों में, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि उस जॉब का परफॉर्मा क्या होगा, उसकी वैकेंसी कैसे निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे में ये दोनों के दोनों राज्य मिलके यूपीएससी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी मदद कर दीजिए, और हमें टेक्नोलॉजी के किसी मामले में जिसमें विशेष योग्यता की जरूरत होती है, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, हमें भर्ती निकालनी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हमें सपोर्ट कर दो। तो जब दो या दो से ज्यादा राज्य जब ऐसे मामले में यूपीएससी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो यूपीएससी उन राज्यों की मदद कर देती है। ये है इसका दूसरा काम। नहीं आया समझ में? मान लो कोई भारत में नक्सलवाद की समस्या बहुत सारे राज्यों में है, और दो या तीन राज्य मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और एक भर्ती निकलवाना चाहते हैं नक्सलवाद को खत्म करवाने के लिए। ठीक है, तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम कैसे होगा, पेपर कब होते हैं कब नहीं होते हैं, तो ये राज्य यूपीएससी से सपोर्ट मांगेंगे और यूपीएससी इनकी मदद कर देगा। ये इसका दूसरा काम है। चलें आगे, अब लिखें इसमें, इसी में लिखिएगा। इट असिस्ट द स्टेट्स, it assists the states, it assists the states, in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidates possessing special qualifications are required. यूपीएससी दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध करने पर एक विशेष भर्ती के लिए राज्यों की सहायता कर सकता है जिसमें विशेष योग्यता की आवश्यकता हो।
विशेष योग्यता की आवश्यकता हो। हिंदी में सेंटेंस कंप्लीट है, इंग्लिश वाले ब्रैकेट में लिख लेना, इंग्लिश वाले ब्रैकेट में लिखना। इफ रिक्वेस्टेड बाय two or more states so to do। हिंदी में कंप्लीट है, हिंदी में नहीं लिखना आपको। पहले दो पंख काम क्लियर हो गए। अब तीसरा सुनो। अगर मान लो कोई एक राज्य है और राज्य कोई एग्जाम कराना चाहता है या कुछ भी काम करना चाहता है और ऐसे में वो राज्य कर नहीं पा रहा है, तो अगर राज्य का राज्यपाल मतलब गवर्नर रिक्वेस्ट करे और प्रेसिडेंट उस पर परमिशन दे दे, मतलब मान लो यूपी के राज्यपाल हैं, यूपी के राज्यपाल ने बोला कि हम यूपी में पीसीएस की भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यूपीएससी हमारी सपोर्ट कर दे, तो राज्य का राज्यपाल रिक्वेस्ट करेगा और अगर प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी कि ठीक है डन, तो उसके बाद उस राज्य की मदद यूपीएससी कर देगी। और यूपीएससी हो सकता है पूरा एग्जाम ही कंडक्ट करा दे या हो सकता है यूपीएससी सपोर्ट कर दे कि ऐसे कराते हैं, ये होगा तरीका वगैरह। लेकिन ध्यान रखना, पहले वाला जो पॉइंट लिखवाया था मैंने, उसमें दो से ज्यादा राज्य रिक्वेस्ट करेंगे और स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसमें केवल एक ही राज्य का राज्यपाल रिक्वेस्ट करेगा। चलें आगे, अगला लिख लें, मतलब बी वाला लिख लें। इट सर्व्स all or any of the needs of a state on the request of a state governor and with the approval of President of India, यूपीएससी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की अनुमति से किसी एक आवश्यकता अथवा अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। क्लियर हो गया यहां तक? अगला पॉइंट लिखें। अगला मतलब 3 हो गए ना, अब चौथा। यूपीएससी एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। यूपीएससी निम्न मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है। निम्न मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देती है। मतलब अब मैं जितने मैटर आगे बताने जा रहा हूं उसमें राष्ट्रपति यूपीएससी से सलाह लेते हैं और जो यूपीएससी कहेगी राष्ट्रपति वो मानेंगे फिर। ठीक है, आ जाए। अब इसमें लिखना पहला मतलब चौथे वाले में पहला पॉइंट है। अब राष्ट्रपति किस किस में सलाह लेंगे? पहला, all matters relating to the method of recruitment of civil services
रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती के मामले पर मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई भी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, फलाना ढिमका कोई भी है, उसकी भर्ती कैसे होगी, उनके पेपर कैसे होंगे, इस संबंध में राष्ट्रपति यूपीएससी से सलाह लेते हैं। कोई भी चीज की अगर एडवाइस की आवश्यकता होगी तो राष्ट्रपति यूपीएससी को बोलेंगे, यूपीएससी जवाब देगी राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला मतलब सेकंड, इसके अंदर सेकंड, अगला प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ये वाला समझाऊंगा अच्छे से। प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर सर्विस, अच्छा भाई स्क्रीन नीचे कर देने, अनदर सर्विस, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले। अब देखो इसको बोलते क्या है, यहां दो शब्द बोले हैं मैंने, देखें मैंने बोला है वन सर्विस, ठीक है, फिर बोला है दूसरी सर्विस में, और एक बोला है ट्रांसफर और एक बोला है प्रमोशन। अब सुनो मतलब क्या है, देखो यहां पर दो शब्द हैं, एक को रख दिया ट्रांसफर और एक को रख दिया प्रमोशन, पदोन्नति। इधर देखना, जब कोई बंदा आईपीएस बन गया, आईपीएस मान लो तुम में से कोई आईपीएस बन गया, एक बार एग्जाम दिया, रैंक अच्छी आ गई, आईपीएस मिल गया। अब तुम आईपीएस से कल को प्रमोट होके आईएएस बन गए, तुम्हारी अगली बार फिर पेपर दिया, रैंक और अच्छी आ गई तो तुम आईएएस बन गए। तो तुम आईपीएस को छोड़ के आईएएस में जब जाओगे तो इसे कहते हैं एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर। ध्यान रखना, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर। ऐसे ही कि कोई बंदा पहले पीसीएस था, मान लो तुम में से किसी ने स्टेट का एग्जाम दिया, पीसीएस बन गए, तुम्हारी पहली रैंक आ गई, पीसीएस बन गए, फिर तुमने अगले बार आईएएस का भी पेपर दिया और तुम आईएएस भी बन गए। सही है ही नहीं है? तो एक सेवा से दूसरी सेवा में, इसे कहते हैं पदोन्नति। देखो अब आप कहोगे इसमें प्रमोशन बोल रहे हैं, तो देखो पीसीएस छोटा है, आईएएस बड़ा है, यहां पे भी देखो आईपीएस छोटा है, आईएएस बड़ा है, लेकिन एक को ट्रांसफर बोल रहे हैं, एक को प्रमोशन बोल रहे हैं। दोनों में फर्क पता है क्यों है? वो इसलिए कि ये इसमें डिपार्टमेंट नहीं बदला, इसमें देखो डिपार्टमेंट बदल गया है, अब आप कहोगे कहां बदला? देखो ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था, ये पहले पुलिस था, ये आईपीएस, अब एडमिनिस्ट्रेशन में है, बदल गया ना। इधर देखो ये सिविल का बंदा था, सिविल सर्विसेज, और आईएएस भी सिविल सर्विसेज का ही बंदा होता है, ये भी मजिस्ट्रेट बनता है, ये भी मजिस्ट्रेट बनता है। तो जब डिपार्टमेंट नहीं बदलता तब बोलते हैं प्रमोशन, और जब डिपार्टमेंट बदल जाता है तो कहते हैं एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? आपको क्लियर हो गया? क्योंकि अब आप कहोगे कि भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, देखो बताऊं क्यों होता है। मान लो किसी बच्चे ने, कि तुम में से किसी ने, मान लो तुम में से कोई मतलब बंदा है, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई भी मान लो यार, टॉनी फोनी कुछ भी ले लो, है ना, कोई बंदा है टॉनी, मान लो उसकी पहले 205 रैंक आ गई, तो वो आईपीएस बन गया, ट्रेनिंग पे भी गया सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में, है ना। और इसी बीच अगले साल फिर पेपर दिया उसने, और इस साल अच्छी रैंक आ गई और दूसरी रैंक आ गई, तो आईएएस बन गया। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम जब इसमें ट्रेनिंग कर रहे थे तो तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई तो तुम अब सीधे नौकरी छोड़ दोगे आईपीएस की। नहीं नहीं नहीं, वहां पर एक राउंड होता है, वहां तक ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते तुम कहोगे कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं जा रहा हूँ अब। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर राउंड है, वहीं पे आपको इस्तीफा देना पड़ेगा,
उससे पहले इस्तीफा अगर दे दिया तो सरकार सैलरी भी काट लेगी, पूरी नौकरी भी खत्म कर देगी और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो जाएगा तुम्हारे विरुद्ध। इसीलिए जो यहाँ पर करा जाएगा वो एक टाइम पीरियड होता है, वहीं पर इस्तीफा देते हैं। और इसे कहते हैं, जब इस्तीफा दिया जाता है ना, तो इसे कहते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन, हिंदी में बोलते हैं तकनीकी इस्तीफा। बात समझ में आ गई? ऐसा मत कर देना कल को तो मान लो कोई पहले छोटे आईपीएस बन जाओ, फिर तुम बन के ट्रेनिंग कर रहे हो, भाग जाओ वहां से छोड़ के, कह दो तो मैं आईएएस बन के जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें एक नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का पालन नहीं करोगे तो फंस जाओगे उल्टे। समझ में आ गया? तो ऐसे जो मामले होते हैं राष्ट्रपति उन पे यूपीएससी से सलाह लेता है। अगला, अगला लिखें, अगला लिखें। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स, ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स, सभी अनुशासनात्मक मामले, सभी अनुशासनात्मक मामले, सभी अनुशासनात्मक मामले। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं उन डिसिप्लिनरी मैटर्स पर जो राष्ट्रपति यूपीएससी से सलाह लेता है। अब आप कहोगे कैसे? जैसे मान लो उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए तुम आईएएस की नौकरी कर रहे हो और तुमसे कोई गलती हो गई, मान लो कुछ गलती हो गई, तुम्हें सस्पेंड करना है, डिसमिस करना है, कुछ भी करना है, तो राष्ट्रपति यूपीएससी से सलाह लेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। बिना यूपीएससी के सलाह के नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो एक्सपर्ट बॉडी है इसमें। तो इसीलिए यूपीएससी से ही एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट कि बताइए कि एक पर्टिकुलर रामलाल नाम का व्यक्ति था और वो कानपुर के डीएम थे या कहीं के डीएम थे और उनसे गलती हो गई, तो अब क्या करना चाहिए इनके विरुद्ध। तो यूपीएससी जो बोलेगी राष्ट्रपति फिर वो करेंगे। समझ में आ गई बात आपको या नहीं है? अगला, अगला, अगला। ऑन मैटर्स ऑफ, ऑन मैटर्स ऑफ टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फॉर पीरियड, फॉर पीरियड, पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर। इसे समझा दूंगा, लिख लो पहले। 1 वर्ष से अधिक के, 1 वर्ष से अधिक के अस्थाई, अस्थाई नियुक्ति के मामले, अस्थाई नियुक्ति के मामले। अच्छा भाई स्क्रीन लगा देना जरा वो वाली, 1 मिनट। 1 वर्ष से अधिक के अस्थाई नियुक्ति के मामले। अब देखो इसका मतलब क्या है, सुनो। ये तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा वैसे तो, मैं तुम्हें इसमें एक खुशखबरी दे दूं तुम सबको, वैसे बहुत बढ़िया सी बात। देखो सुनो, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि, पावर है कि राष्ट्रपति किसी भी आदमी को आईएएस बना सकते हैं बिना एग्जाम पास किए। भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी लड़के लड़की को आईएएस बना सकते हैं बिना एग्जाम पास करे, मतलब कोई एग्जाम पे एग्जाम नहीं देना। लेकिन ये जो पावर राष्ट्रपति के लिए है ये केवल 1 साल के लिए है बस। मतलब राष्ट्रपति किसी बंदे को आईएएस बना सकता है बिना एग्जाम पास करे, केवल 1 साल के लिए बस। मतलब 1 साल तक के लिए राष्ट्रपति किसी को भी आईएएस बना सकते हैं बिना कोई एग्जाम नहीं देना। मतलब राष्ट्रपति एक पेपर पे साइन करेंगे, तुम आज से आईएएस बन जाओगे 1 साल के लिए। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? अरे आगे पढ़ो, अब जुगाड़ लगाने मत भागो कि आगे सोच रहा है कोई जुगाड़ लगाने चला जाऊं मैं, द्रौपदी मुर्मू से बात कर लूं, बन जाऊं 1 साल के लिए आईएएस। इधर आओ, आ गया आया। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति 1 साल के लिए तुमको आईएएस बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर 1 साल के बाद अगर तुमको राष्ट्रपति को कंटिन्यू करना पड़े, मान लो राष्ट्रपति ने तुमको बना दिया आईएएस 1 साल के लिए, तो तुम 1 साल के लिए तो बने रहोगे, बिना पावर है राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर 1 साल के आगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, तो राष्ट्रपति को यूपीएससी से मोहर लगवानी पड़ेगी, मतलब यूपीएससी से फाइनल करवाना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि राष्ट्रपति 1 साल से ज्यादा अगर किसी को करते हैं तो वो यूपीएससी की परमिशन से करेंगे, बिना उसकी मर्जी के नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? मैंने इस लाइन में ये बोला है कि 1 वर्ष से अधिक का कोई भी टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है उस पर यूपीएससी से स्टैंप लगवानी पड़ेगी। हाँ, 1 वर्ष तक राष्ट्रपति कर सकते हैं। चले आगे, चले आगे, अगला लिख लो, अगला। ऑन मैटर्स, ऑन मैटर्स related to, related to grant of extension of service, grant of extension of service,
on matters related to grant of extension of service, सेवा के विस्तार करने संबंधी मामले, सेवा के विस्तार करने संबंधी मामले। ये समझा रहा हूं क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या है, इधर सुनना। तुम कल को आईएएस बनोगे, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई चने बेचने थोड़ी आए हो, तुम आईएएस ही तो बनने आए हो। कल को तुम आईएएस बनोगे तो आईएएस की जो नौकरी होती है वो 60 साल तक की होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 60 साल तक होती है। मतलब 60 साल की, जिस दिन आखिरी दिन होगा 60 साल की उम्र वाला तुम्हारा, तुम उस दिन रिटायर कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अब सरकार चाहती है कि तुम अच्छे आदमी हो, तो सरकार तुमसे और आगे काम करवाना चाहती है। तो अगर 60 साल से आगे के लिए अगर सरकार तुमसे काम करवाना चाहती है तो सरकार को यूपीएससी से परमिशन लेनी पड़ेगी। यूपीएससी से, तो यूपीएससी परमिशन दे देगी, फिर तुम रिटायर 62 साल में, 63 64 में होगे। फिर बात समझ में आ गया नहीं आया? जैसे मान लो, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं। भारत में एक पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का। कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आईएएस होते हैं और आईएएस की टॉप पोस्ट होती है ये। इसके बाद आईएएस का सबसे बड़ा पद नहीं। अगर तुमसे ये पूछा जाए भारत में पॉलिटिक्स में या राजनीति में सबसे बड़ा पद किसका है, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, यानी इन दोनों से बड़े कोई है ही नहीं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज में, यानी अधिकारियों का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इससे ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा आपको? मतलब जैसे राष्ट्रपति देश के सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री सरकार के सर्वे सर्वा है, तो ऐसे ही पूछा जाए सरकार, मतलब जो सेवाएं होती हैं सिविल सर्विसेज या वगैरह वगैरह, इन सब का टॉप अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है। और ये एक आईएएस ऑफिसर होता है। इसके बाद आईएएस की पोस्ट खत्म हो जाती है, मतलब इसके ऊपर कोई आईएएस है ही नहीं है। सही है। अब देखो, मान लो किसी बंदे को कैबिनेट सेक्रेटरी जब बनाया गया तब उसकी उम्र 59 साल, 59 ईयर और 9 महीने थी। मतलब इतने साल और इतने महीने से उम्र थी, यानी 3 महीने में रिटायर हो जाएगा। आप 60 साल में 3 महीने में रिटायर हो जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी काम पर कर रहे, तो ऐसे में कैबिनेट सेक्रेटरी 3 साल तक रहता है अपने पद पर। मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी की पद की 3 साल है, तो अब ये 3 महीने में रिटायर हो जाएगा, तो भैया कैसे काम करेगा आगे? तो ऐसे में सरकार यूपीएससी से बोलेगी कि हमको इन कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी है, नाम है एबीसी, हमको इनको 2 साल या 3 साल एक्सटेंड करवाना है। तो यूपीएससी एक मोहर लगा देगी, तो फिर ये रिटायर 3 साल बाद होंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। कि कौन बोल रहा है भाई? ये सर मेरा ऑल कोर्स ब्लॉक कर दिया गया है, कि पढ़ना कौन है ये? इसके ऊपर है कोई? रोहित सर, मेरा ऑल कोर्स ब्लॉक कर दिया गया है करा क्या? नहीं नहीं भैया, किसी का कोई ब्लॉक ब्लॉक नहीं है। ये सब ये ब्लॉक ब्लॉक करने वाला काम नहीं है हमारा। ये तो तुम करते होगे, लड़के लड़कियां आपस में ब्लॉक एक दूसरे को। हम नहीं करते, हम तो सिर्फ पढ़ाते हैं। हाँ। चलो भाई, समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं आया ये वाला? ठीक है, अब अगला लिख लो, अगला लिख लो। On matters related to employment of certain retired civil servant, सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त सिविल सेवकों सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के पुनर्रोजगार के मामले, रोजगार के मामले। टेस्ट सीरीज परचेज करना है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट तो हो रही है परसों से, संडे से स्टार्ट हो रही है। पहला टेस्ट होगा परसों, देखना आप खुद, होने वाला है। उसको जितने को भी करनी है करके देख लो अपना। और उसमें बता दूं, बाकायदा रैंक और आएगी टेस्ट सीरीज में। जैसे परसों जैसे टेस्ट होगा पहला वाला, तो उसमें बाकायदा रैंक आएगी, किसके बच्चों के सबसे टॉप मार्क्स हैं, किसके सबसे कम है, कैसे पूरा आएगा उसमें। बहुत बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज को प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आ जाए। सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के पुनर्रोजगार के मामले। अब इसका मतलब क्या होता है ये सुन लो। मान लो आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, मान लो तुम 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, और तुम
तुम अपने नाती पोतों को घर पे खिला रहे हो, वहीं अपने नाती पोती के डायपर और बायपर बदलते रहते हो वहां घर पे। तो अब ऐसे में सरकार को आईएएसओ की नौकरी की, आईएएस की जरूरत है, और तुम घर पे पड़े पड़े वैसे ही नाती पोतों को खिला रहे हो हैं। तो सरकार चाहती है कि तुम रिटायर तो हो ही गए हो और आधी पेंशन तुमको दे ही रही है, तो सरकार चाहती है क्यों ना तुमको पूरी सैलरी दे दे और तुमसे काम करा ले। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो ऐसे में जब कोई सिविल सेवक रिटायर हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा नौकरी कर सके, इस संबंध में यूपीएससी से सलाह ले लेते हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? चले आगे। अगला, अगला, ऑन एनी मैटर, ऑन एनी अदर मैटर, ऑन एनी अदर मैटर related to the related to the civil services management, civil services management referred to it, referred to it, यूपीएससी को सौंपे गए, यूपीएससी को सौंपे गए, सौंपे गए गए किसी अन्य सिविल सेवा प्रबंधन के मामले, सिविल सेवा प्रबंधन के मामले, के मामले। चलें आगे। यहां तक बताइए किसी को कंफ्यूजन है? आगे बढ़ू। मतलब यूपीएससी इतने काम करती है। अब इधर सुनो, इतने काम तो यूपीएससी करती ही करती है, लेकिन इसके अलावा यूपीएससी को कुछ काम और भी दिए जा सकते हैं। मतलब यूपीएससी इसके अलावा और भी काम कर सकती है। ये काम कौन बताएगा? तो संसद कानून बना के यूपीएससी की शक्ति को बढ़ा सकती है। मतलब पार्लियामेंट अगर लॉ बना दे और ये कह दे कि ये काम भी यूपीएससी करेगी, तो यूपीएससी के कार्यों का विस्तार संसद कर सकती है। मतलब ये काम तो है ही है जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा यूपीएससी और भी काम कर सकती है अगर संसद कानून बना के यूपीएससी को शक्ति दे दे तो। इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपीएससी की शक्ति का विस्तार कैसे हो सकता है, तो यूपीएससी की शक्ति का विस्तार पार्लियामेंट करेगी। संसद उसके ज्यूरिसडिक्शन को, यानी संसद उसके क्षेत्राधिकार को एक्सटेंड कर सकती है। चले आगे। अब लिखो, अब लिखिएगा, द एडिशनल फंक्शंस, the additional functions relating to the services, relating to the services of union, of union can be conferred, can be conferred, conferred on UPSC, on UPSC by the parliament, by the parliament। संघ के कार्यों से संबंधित, संघ के कार्यों से संबंधित, संबंधित यूपीएससी के क्षेत्राधिकार का विस्तार, यूपीएससी के क्षेत्राधिकार का विस्तार संसद कानून बना के कर सकती है, संसद कानून बना के कर सकती है। हेंस इसलिए, हेंस इसलिए द jurisdiction of UPSC, the jurisdiction of UPSC can be extended, can be extended by an act of parliament, by an act of parliament। अतः, अतः संसद कानून बनाकर, बनाकर अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को सौंप सकती है, अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को सौंप सकती है। पैरा चेंज, पैरा चेंज, पैरा चेंज। द यूपीएससी, द यूपीएससी presents, presents annually, annually
to the president a report on its performance, यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। The president places the report before both the House of Parliament, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखवाते हैं, रखवाते हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? लेकिन यहां पर एक लाइन थोड़ा समझने की कोशिश करना, एक प्रॉब्लम है, एक पंगा है। देखो क्या है, मान लो यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की राष्ट्रपति को, मान लो यूपीएससी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट ये रही, राष्ट्रपति के पास आ गई। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो यूपीएससी ने आईएएस की भर्ती निकाली थी, तो आईएएस की भर्ती में यूपीएससी ने सारे बच्चों के नाम लिख के दे दिए कि पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 912 रैंक तक, यानी कि 1 से लेकर 912 तक, मान लो कि 912 ही वैकेंसी निकली थी। यूपीएससी ने लिस्ट दे दी राष्ट्रपति को कि लीजिए। अब क्या होता है, अब गौर से सुनना, होता क्या है, मान लो जब यूपीएससी को 912 तक फाइनल रिजल्ट दे दिया यूपीएससी ने राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इसे सरकार को देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट इसको सरकार को देते हैं, और सरकार उनमें से सिलेक्ट करती है कि आईएएस कौन बनेगा, आईपीएस कौन बनेगा, आईआरएस कौन बनेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला जो मौका मिलता है वो विदेश मंत्रालय को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मिलता है पहला मौका। और उस पहली पूरी लिस्ट में से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसमें से आईएफएस ऑफिसर सिलेक्ट करती है। सबसे पहला मौका पूछा जाए किसे मिलता है, तो विदेश मंत्रालय को मिलता है। फिर दूसरा जो मौका मिलता है वो कार्मिक मंत्रालय को मिलता है। कार्मिक मंत्रालय को इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। और इसमें से फिर ये सिलेक्ट करता है आईएएस। फिर उसके बाद तीसरा मौका जो मिलता है वो गृह मंत्रालय को मिलता है, और होम मिनिस्ट्री, और ये इसमें से सिलेक्ट करती है आईपीएस। फिर उसके बाद जो चौथा मौका मिलता है, वो मिलता है वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें से चुनती है आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये याद रखना हमेशा कि सबसे पहला मौका विदेश मंत्रालय को मिलता है, पहला मौका आईएएस वाले को नहीं मिलता। तो पहले पूरी लिस्ट में से सबसे पहले आईएफएस चुने जाते हैं, फिर आईएएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस, ये नियम होता है। और बाकी जो बच जाते हैं और बाकी सारे मंत्रालय अपने अपने में बांट लेते हैं उसको। पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन यहाँ में मेरा कहने का उद्देश्य क्या है वो शुरू। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि सबसे जो टेढ़ी जो ट्रेनिंग होती है, सबसे जो रिजिड ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग जो होती है, वो इसी की होती है, विदेश मंत्रालय वाले की, आईएफएस की। क्यों? क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं होगी तो इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि विदेशों में नौकरी करेंगे। इनको रशियन भी सिखानी पड़ेगी, फ्रेंच भी सिखानी पड़ सकती है, चाइनीज भाषा भी सिखानी पड़ सकती है। तो इनको ज्यादा वैसे बंदे होते हैं जो काबिल होंगे, उनको पहले मौका देते हैं, जो सीखने के लिए काबिल हो। तो पहला इनको मिलेगा मौका, ठीक है। और बाकी तो सारी सर्विसेज इंडिया में है, तो इसलिए दूसरा मौका आईएएस को दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया नहीं आया आपको? फॉरेस्ट वाले नहीं आ गए इसमें यार, फॉरेस्ट वाले का तो पेपर अलग होता है, फॉरेस्ट वाले कहां से बीच में आ गए तुम इसमें लेके, ठीक है। अब इधर सुनो, लेकिन मान लो सपोज करो यूपीएससी ने लिस्ट दे दी सब बच्चों की 1 से लेके 912 तक। इसमें से सबसे पहले इसने निकाल लिए 25 बच्चों इसने निकाल लिया आईएफएस के लिए, 100 इसने निकाल दिया आईएएस के लिए, गृह मंत्रालय ने 120 निकाल दिया आईएएस के लिए, इसने 100 निकाल दिया आईआरएस के लिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब मान लो उसी में बीच में रेलवे मंत्रालय है, रेलवे। तो रेलवे मंत्रालय ने क्या करा, रेलवे मंत्रालय ने मना कर दिया कि हम नहीं सिलेक्ट कर रहे इसमें से, हम सिलेक्ट नहीं कर रहे इसमें से।
अब अगर ध्यान रखना एक बात, यूपीएससी में कोई पेपर उठाता हूं तब दिखाता हूं। मान लो यूपीएससी की ये रिपोर्ट आई, तुमने क्या करा, आईएएस को चुन लिया, इन्होंने चुन लिया, आईएफएस को इन्होंने चुन लिया, इसको इन्होंने चुन लिया, रेलवे वाले ने कह दिया हम नहीं चुन रहे, यूपीएससी की रिपोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, याद रखना ये बात, यूपीएससी की रिपोर्ट अकेला मंत्रालय रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री यूपीएससी की रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती। यूपीएससी की रिपोर्ट को रिजेक्ट करोगे तो सब करो, पूरी रिपोर्ट खारिज करो आप, अकेले मंत्रालय के पास पावर नहीं होती कि यूपीएससी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दे। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई ये वाली बात? हाँ या ना बता दो इसको। मान लो 5-6 मंत्रालय ने तो अधिकारी चुन लिए, है ना, अब एक मंत्रालय मना कर रहा है कि हम नहीं चुनेंगे इस साल, नहीं ये नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल मिनिस्ट्री इसको रिजेक्ट करने का राइट नहीं रखती, उसको माननी पड़ेगी। हाँ रिजेक्ट करनी है, पूरी करो, पूरी करो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, पूरी जब रिपोर्ट रिजेक्ट करोगे पूरी, तो संसद में जवाब देना पड़ेगा सरकार को, मतलब मोदी सरकार को, कि यूपीएससी की रिपोर्ट क्यों रिजेक्ट करी है, जवाब दो। इसीलिए ये जानकारी के लिए बता दूं आपको, पूरे भारत में आईएएस की ही वैकेंसी ऐसी होती है जो कभी रिजेक्ट नहीं होती, पूरे इंडिया में आज तक नहीं हुआ ऐसा कभी कि आई यूपीएससी ने वैकेंसी निकाल दी हो और रिजेक्ट हो जाए, कभी होती नहीं है ये। बाकी सबके एग्जाम पे स्टे स्टे लग जाता है, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसके में नहीं होती कभी भी गड़बड़। चले अब इसको लिखना, इसी को लिखना, इसी में, एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट has no power to reject, has no power to reject, has no power to reject the advice of a UPSC, the advice of a UPSC। किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग को, किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग को यूपीएससी की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। नहीं है, ठीक है, पैरा चेंज करके, पैरा चेंज करके, यूपीएससी, नहीं नहीं ऐसे नहीं ले, पैरा चेंज करके लिखे, टू सम अप, टू सम अप, अप टू सम अप, कॉमा, कॉमा, UPSC drives its functions, UPSC drives its functions, functions from various sources, various sources। सारांश में यूपीएससी के कार्य, यूपीएससी के कार्य विभिन्न 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 स्रोतों से, स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। लाइक जैसे, लाइक जैसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखे हैं कुछ काम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखे हैं कुछ काम, कॉमा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सरकार के आदेश, मतलब यूपीएससी के काम संविधान में लिखे हैं वो तो है ही है, संसद कानून बना के दे सकती है, ये मैं तुमको बता चुका। और संसद के कानून बनाने वाला एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको याद हो जाएगा। देखो एक असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती है प्रोविडेंट फंड वाले की, एक प्रोविडेंट फंड असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी निकलती है, कमांडेंट गलत बोल गया, कमिश्नर की वैकेंसी निकलती है। ये काम पार्लियामेंट ने दिया था कि असिस्टेंट कमिश्नर की भर्ती जो प्रोविडेंट फंड वाले होंगे उसकी भर्ती यूपीएससी कराया करेगी, संसद कानून बना के दे देती है ये काम।
ऐसे ही आपने देखना दिल्ली नगर निगम जो है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की भर्ती भी यूपीएससी करती है, संसद ने कानून बना के दिया है ये। यानी कि यूपीएससी के काम बहुत तरीके से आ सकते हैं। पहला, संविधान में अंबेडकर साहब ने लिखे वो तो है ही है, संसद कानून बना के दे सकती है, सरकार के आदेश से आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन ये पूछा जाए आपसे कि यूपीएससी के ज्यूरिसडिक्शन को, मतलब उसके कार्य क्षेत्र अधिकार को बढ़ा कौन सकता है, तो केवल संसद बढ़ा सकती है। मतलब पार्लियामेंट यूपीएससी के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है कभी भी। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। अब हेडिंग डालना लिमिटेशंस ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की सीमाएं, यूपीएससी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ यूपीएससी, मतलब वो काम जो थे वो खत्म हो गए। अब लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब है ऐसे कौन से काम है जो यूपीएससी नहीं कर सकती। मतलब संवैधानिक रूप से यूपीएससी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और यूपीएससी उन कामों को नहीं कर पाएगी। वैसे तो मैं लिखवा रहा हूं पर पहले समझाता हूं आपको। देखो, पहला काम जो है वो यूपीएससी का ये है जो लिमिटेशन वाला है कि नहीं कर पाएगी। उसमें पहला काम है कि रिजर्वेशन से संबंधित यूपीएससी को कोई अधिकार नहीं है, आरक्षण से संबंधित यूपीएससी को कोई अधिकार नहीं है। अब आप कहोगे मतलब इसका ये है, सपोज करो उदाहरण के लिए सरकार ने आदेश दे दिया एक आइडिया से कि एससी को इतने परसेंट रिजर्वेशन, एसटी को इतने परसेंट रिजर्वेशन, ओबीसी को इतने परसेंट रिजर्वेशन, है ना, और क्या कहते हैं हैंडीकैप्ड या विकलांगों को इतने परसेंट रिजर्वेशन। तो सरकार ने अगर ऑर्डर दे दिया तो यूपीएससी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अब मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 3% रिजर्वेशन हैंडीकैप को मिलेगा, तो यूपीएससी इफ बट नहीं कर सकती इसमें। यूपीएससी ये नहीं कह सकती कि नहीं ये क्यों दे रहे हो, ज्यादा है ये तो कम कर दो, अब कम ज्यादा कर दो, कम कर दो। ये यूपीएससी के पास अधिकार नहीं है। ये पावर गवर्नमेंट की है, यूपीएससी को सिर्फ देना पड़ेगा बस। रिजर्वेशन देना न देना ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, सरकार चाहे तो दे, सरकार चाहे तो बंद कर दे कल। क्लियर है? यूपीएससी कुछ नहीं कर सकती। यूपीएससी, सरकार ने अगर ये भी बोल दिया ना कि आपको 100% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तो यूपीएससी देगी, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। एक लिमिटेशन ये है कि रिजर्वेशन पे यूपीएससी को कोई राइट नहीं है। दूसरा, एक चीज सुनो, दूसरा गौर से देखो ना, ये दूसरा वाला पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा पंगे फंस जाओगे। देखो इधर, तुम आईएएस बनोगे कल को, तुम आईपीएस बनोगे कल को, ठीक है। मान लो तुमको सरकार ने आईएएस बना दिया। अब सरकार तुम्हें आईएएस तो बना दिया, सरकार चाहे तो तुम्हें डीएम बनाए और चाहे तो नहीं बनाए, मर्जी है सरकार की। तुम यूपीएससी से शिकायत नहीं कर सकते कि यार सरकार हमको डीएम नहीं बना रही, सरकार हमको कमिश्नर नहीं बना रही, सरकार हमको एसपी नहीं बना रही। ये सरकार की मर्जी है। सरकार चाहे तो तुम्हें डीएम बनाए, सरकार चाहे तो तुम तो झाड़ू लगवाए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप यूपीएससी से शिकायत नहीं कर सकते या यूपीएससी को इसमें बोलने का अधिकार नहीं होता। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा के आईएएसओ की भर्ती करा के दे देगी बस। उसके आगे का काम सरकार तुमसे क्या करवाती है, बर्तन मजवाती है, क्या मजवाती है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, अब लिखें, अब लिखें। द फॉलोइंग मैटर्स, द फॉलोइंग मैटर्स are kept outside, are kept outside outside the functional jurisdiction, the functional jurisdiction of यूपीएससी, of यूपीएससी। निम्न मामले, निम्न मामले यूपीएससी के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, यूपीएससी के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, the UPSC is not consulted, the UPSC is not consulted on following matters, not consulted on following matters। दूसरे शब्दों में निम्न मामलों पर, मामलों पर मामलों पर यूपीएससी विचार विमर्श नहीं कर सकती, विचार विमर्श नहीं कर सकती।
पहला 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 with regard to the reservation of with regard to the reservation of post for the SC ST and OBC, SC ST and OBC, SC ST और OBC के लिए पदों पर आरक्षण के मामले के लिए पदों पर आरक्षण के मामले पदों पर आरक्षण के मामले अगला 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 with regard to the matters of appointment of civil services, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के मामले, नियुक्ति बोले मैंने, अपॉइंटमेंट बोली है, सिलेक्शन नहीं बोला मैंने। सिलेक्शन में तो यूपीएससी करती है, अपॉइंटमेंट मतलब है कहाँ तुम्हें डीएम अपॉइंट करना है, एसपी अपॉइंट करना है, ये यूपीएससी का काम नहीं है, ये सरकार जाने, सरकार तुम्हें डीएम बना रही है नहीं बना रही, वो सरकार का हेडेक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब पैरा चेंज कर लेना, पैरा चेंज, अब हेडिंग डालो, पैरा चेंज मत करो, हेडिंग डालो, रोल ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की भूमिका, रोल ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी की भूमिका आ जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेज द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेज the constitution visualizes the UPSC to be the watchdog of merit system, watchdog of merit system, watchdog of merit system। यूपीएससी भारत में योग्यता के संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करती है, योग्यता के संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करती है, के संरक्षणकर्ता के रूप में कार्य करती है it is concerned with the recruitment of it is concerned with the recruitment of all India services, सेंट्रल सर्विसेज, और यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के मामलों को देखती है, and it is not concerned with the classification of services, pay and service condition, training management, and cadre management, और यूपीएससी सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तें
कॉमा कैडर प्रबंधन, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण के मामलों को नहीं देखती, प्रशिक्षण के मामलों को नहीं देखती। यानी यूपीएससी ये चार काम नहीं करती। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस से कोई मतलब नहीं है, कॉमा पेमेंट और सर्विस कंडीशन तुम्हारी क्या होंगी, कितना वेतन वेतन मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, कैडर से कोई मतलब नहीं है, यूपी कैडर एमपी कैडर कौन सा कैडर किसको देना है, इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए इसलिए यूपीएससी इज ओनली ए यूपीएससी इज ओनली ए सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए यूपीएससी भारत सरकार की एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी होती है, एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी होती है। and recommendations of UPSC and the recommendations of UPSC are only of advisory nature, are only of advisory nature, are only of advisory nature। और यूपीएससी की सिफारिशें सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है, केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं हैं एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। मतलब यूपीएससी की सिफारिशें सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ये मर्जी है सरकार की। इसलिए यूपीएससी की भूमिका केवल एडवाइस देने की है बस। लेकिन हाँ, सरकार मान लेती है। क्यों? मैंने बताया जवाब आपको। क्योंकि अगर नहीं मानेगी तो सरकार को संसद में जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं मानी है, तो उसका जवाब होगा नहीं सरकार के पास, इसलिए सरकार मान लेती है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी, द फंक्शंस ऑफ यूपीएससी is to advise is to advise is to advise and not to decide, and not to decide। ठीक है, इसी में लिखेगा अतः यूपीएससी का कार्य कार्य केवल सलाह देना होता है, केवल सलाह देना होता है, ना कि निर्णय लेना, ना कि निर्णय लेना। it is up to the union government, union government to accept or reject that advice, to accept or reject that advice। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह यूपीएससी की सलाह माने, की सलाह माने अथवा मानने से मना कर दे, मना कर दे। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? ये टॉपिक खत्म। इसमें कोई डाउट है? ये टॉपिक खत्म। क्लियर हो गया? अब एक चीज और आपको वैसे बता दूं, वैसे यहीं पे बता देता हूं मैं, जरूरत नहीं है आपकी।
यूपीएससी जो करती है वो टॉप क्लास की पोस्ट की भर्ती करती है, जैसे आईएएस आईपीएस, ठीक है। उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं छोटे छोटे, जिनकी भर्ती एसएससी करती है, ठीक है। तो टॉप क्लास के अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी करती है, और नीचे वाले अधिकारियों की भर्ती एसएससी करती है। एसएससी की स्थापना 1975 में हुई थी, मतलब एसएससी जो है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मैंने बता दिया ताकि कल को किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप जवाब देने में कैपेबल हो। बताइए, इनमें कोई डाउट है कहीं भी? इसमें कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब मैं एक बार आपको कंपेयर करा देता हूं वो वाला पार्ट जो अपन ने वहां देखा था, डाउनलोड में पड़ा होगा ना। ये वाला तेरी, इसमें अपन जो जो कंप्लीट कर चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं, इससे अपन को डाउट खत्म हो जाए। देखो कौन कौन से इसमें पढ़ चुके हैं अपन। इधर देखो, अटॉर्नी जनरल हो गया, तेरी अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, सीएजी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, जीएसपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। अब मैं इन सबको बता चुका हूं, आप एक बार चाहे तो एक बार देख ले। अपन देखें कौन से आर्टिकल में, अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल 165, सीएजी 148, यूपीएससी 315, एसपीएससी 315, जीएसपीएससी 315, इलेक्शन कमीशन 324। बताया ना आपको, बिल्कुल। आगे आ जाओ। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसको कौन करेगा? गवर्नर। इसको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, इसको कौन करेगा? गवर्नर। इसको कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कंपोजिशन में कितने होते हैं? अटॉर्नी जनरल एक होता है, एडवोकेट जनरल एक होता है, सीएजी एक होता है, फाइनेंस ये भी बताया नहीं, कल आएगा, है ना। यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? एक, और अदर मेंबर होते हैं। डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट बताएगा कितने होंगे। इसमें भी एक और अदर होंगे, बताएगा कौन? गवर्नर बताएगा। इसमें कौन बताएगा? बताएगा गवर्नर, प्रेसिडेंट बताएंगे, सॉरी, ठीक है। अगला फिर देखो, ओथ शपथ इनमें किसी में नहीं है, शपथ सिर्फ सीएजी वाले में शपथ बस, ठीक है ना। अगला आर्टिकल में बता चुका आपको। टेन्योर क्या है? इसका कोई अटॉर्नी जनरल का नहीं है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये क्या है? प्लीजर ऑफ गवर्नर होता है। 6 साल, 65 साल। फाइनेंस कमीशन अभी आया नहीं है। यूपीएससी में क्या है? 665, 662 और 662, ठीक है। और इसमें कितना है? 665। अगला सर्विस कंडीशन, इसमें कौन डिसाइड करेंगे? राष्ट्रपति, गवर्नर, और इसमें है पार्लियामेंट। बाकी देखो सब में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट, ठीक है। अगला रिमूवल प्रोसेस क्या है? प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं ये भी प्लीजर ऑफ गवर्नर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटते हैं, है ना। और ये तो कल बताऊंगा। यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर, राष्ट्रपति हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। इलेक्शन कमीशन में क्या था? चेयरमैन एज सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कैसे हटेगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हटता है। मेंबर दो जो है वो कैसे हटेंगे? प्रेसिडेंट हटाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर, ठीक है। आगे रिपोर्ट सबमिट कैसे करते हैं ये? तो देखो इनमें किसी का नहीं है, ये प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, ये गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट, दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं क्या? रीअपॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, सीएजी नहीं हो सकता, मना किया था मैंने, है ना। यूपीएससी में मना किया है मैंने, तुमको कल ही बताया था आपको। इसमें भी मना किया है, जीएसपीएस से मना किया, इलेक्शन कमीशन में कुछ नहीं बोला, तो मतलब हो सकते हैं। जितने मैं करा चुका हूं उतनों का कंपेयर हो चुका है अपन का। अब अपन की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कितनी बॉडी बची हुई है? एक बची है फाइनेंस कमीशन, और एक दो तीन बची है ये वाली। ये तीनों की तीनों बॉडी मतलब 4 है। ये तो 5 मिनट का है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें आएगा नहीं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी जितना आएगा मैं उतना आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली जिस दिन क्लास होगी, कल ऐसा है ना, तो कल वाली क्लास में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट हो जाएंगी। कल वाली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट हो जाएंगी, संवैधानिक निकाय आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट होंगी, फिर अपन करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म होते ही लगभग लगभग 50% पॉलिटी खत्म हो जाएगी, 50% के आसपास पॉलिटी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर वो वाले चैप्टर आएंगे आपके, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? और वो राइट्स वाले, फंडामेंटल राइट वगैरह। आई होप आपको यहाँ तक क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और उम्मीद है कि आपकी क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, ठीक है। क्या लिखा है सर? बैच लॉन्च यूपीपीसीएस स्पेसिफिक बैच। अभी एक दो दिन में, एक पर्टिकुलर एक बैच आएगा आईएएस का। ये अभी हम चला रहे हैं ना सेक्शन वाइज, दोबारा सुन लो, बता देता हूँ आपको। अभी जो हम जो चला रहे हैं वो सेक्शन, ये कहाँ से हटेगा यार, क्या फकूंदे, हटाना नहीं है, भूल जाता हूँ। देखो अभी जो हम चला रहे हैं वो बैच अलग अलग चल रहे हैं, जैसे एक पॉलिटी का चल रहा है ना, ऐसे ही एक ज्योग्राफी का चल रहा है, ऐसे ही एक हिस्ट्री वाला चल रहा है, एक मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है ना। ये अलग अलग बैच है, जिनकी
कॉस्ट स्टार्टिंग में 100 रुपए, बाद में बढ़ गई होगी, है ना। इसके अलावा एक बैच हम जनरली लॉन्च करेंगे, बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, 1-2-3 दिन में ही आएगा। वो बैच स्पेसिफिक पीसीएस का होगा, पूरा पीसीएस का कराएंगे, इसमें पूरा कंप्लीट पीसीएस का होगा। और ऐसे ही एक बैच आएगा जो आईएएस, जिसमें कंप्लीट आईएएस का कोर्स आएगा आपके सामने, और ऐसे ही एक बैच आएगा जिसमें पीसीएस का कंप्लीट कोर्स आएगा। मतलब एक ही बैच में सब कुछ खत्म करा देंगे उसी के अंदर। क्लियर है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से आई लव यू।